अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शन एंड लिमिट्स का आज हम अपना सेकंड लेक्चर कर रहे हैं, लेकिन सेकंड लेक्चर करने से पहले हमें एक दफ़ा फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन को रिवाइज़ करना ज़रूरी है। उसको रिवाइज़ करते हैं। जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी, द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी, या द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल इज़ नाउन एज अ फंक्शन। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम अपने जहन में रखते हुए अपने सेकंड लेक्चर को जो है कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो सेकंड लेक्चर है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, और एक्सप्रेस द फॉलोइंग के साथ वो आगे हमें 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं जिनको हम फंक्शंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, वो ये है, द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। कि कोई फंक्शन, कोई स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर जो है उसको हमने शो करना है कि ये वो फंक्शन है किसका, एरिया ए का। जब हमने अपना कल का लेक्चर लिया उसमें हमने ये पढ़ा कि द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स इज डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे हमने जब लिखा एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, देखें इसको रीड किस तरह से किया जा रहा है, एरिया इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। जो आज की हमारी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमने उसमें ये शो करना है कि द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, कि पी जो है वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ एरिया ए होगा। अब हमारे पास जो पी है, पेरीमीटर होता क्या है बेसिकली, अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर को ड्रा करते हैं, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू ड्रा स्क्वायर ऑन अ पेपर बाय सेइंग इट्स इन कैमरा। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ, विड्थ, हाइट ये क्या है, इक्वल है। इस स्क्वायर के अंदर देखें कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर आप स्क्वायर की तमाम साइड्स का सम ले लें तो वो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा। और स्क्वायर की आपको पता है कि 4 साइड्स हैं, तो अगर इसकी हर साइड जो है उसकी लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो एक्स के इक्वल है, तो इसकी 4 साइड्स को आप 4 टाइम्स आप x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिखेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x। आप ऐसा करें कि इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। इस तरह से पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x। नेक्स्ट हम लेते हैं एरिया। एरिया जो है किसी स्क्वायर का वो लेंथ क्रॉस विड्थ के इक्वल होता है। अगेन स्क्वायर के अंदर लेंथ भी x के इक्वल है और विड्थ भी x के इक्वल है, तो फिर हम ये करेंगे, दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो एरिया किसके इज इक्वल आ जाएगा, इक्वल एक्स स्क्वायर के। हमें शो ये करना है कि पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए, यानी ये जो एरिया ए है इसको पेरीमीटर के अंदर मौजूद होना चाहिए। मुझे एरिया ए की जो वैल्यू है ये पेरीमीटर के अंदर पुट करनी है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इस ए को उठाती हूँ और इस इक्वेशन नंबर 1 में पी के अंदर पुट कर देती हूँ। लेकिन जब भी कोई चीज़ पुट करनी है किसी एक इक्वेशन में से उठा के दूसरी के अंदर, तो उस टर्म का दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ से ए को उठाना है और मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो मैं ए को कहाँ पे पुट करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो ए है ही नहीं। इसलिए मैं ये करूँगी कि यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी और यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँगी, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 जो है यहाँ पे एक्स मौजूद है। तो मैं ऐसा करूँगी कि ये जो एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड की है इस इक्वेशन को मैं पुट कर दूँगी। ये जो एक्स की वैल्यू है इस वैल्यू को मैं पुट कर दूँगी इक्वेशन नंबर 1 में। इस तरह से मैंने लिखा कि पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 और x की जगह पे आपने लिख दिया स्क्वायर रूट ए। अब देखिए कि पेरीमीटर के अंदर एरिया मौजूद है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पेरीमीटर इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है कि हमने शो करना है, अगेन ऊपर हम लिख चुके हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, और एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफिरेंस, कि एरिया ए जो है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ सर्कमफिरेंस होना चाहिए।
तो सर्कमफेरेंस जो है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ सी, सी स्टैंड्स फॉर सर्कमफेरेंस। अब अगर सर्कल का हम एरिया लेते हैं तो एरिया फॉर सर्कल जो है इसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो आर है, आर किसको शो करता है, आर शो करता है रेडियस को। अब अगर हम इस सर्कल को देखें तो मैंने सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री को किसी एक पॉइंट से टच करवाया, तो इस तरह से जो हमारे पास ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस है ये सर्कल का रेडियस है। और मैंने ऐसा किया कि इसको मैंने नाम दे दिया एक्स का। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसे एक्स का नाम दें या आप इसे आर ही रहने दें, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ मैंने इसमें इसको आर एज आ आर ही मैंने इसको यूज़ किया। यहाँ पे मैंने लिखा ए इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का सी स्टैंड्स फॉर सर्कमफेरेंस। और किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर के, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। मैंने शो ये करना है कि एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी सी को मैंने पुट करना है ए के अंदर। या आप ऐसा समझ लें कि सी के अंदर से मैं कोई एक ऐसी टर्म लूँगी जो ए के अंदर भी मौजूद होगी, और उस टर्म की वैल्यू मैं निकाल के उसको पुट कर दूँगी ए के अंदर। अब मैंने देखा कि ए के अंदर जो है वो आर मौजूद है वेरिएबल, और जो सी है सी के अंदर भी आर मौजूद है। देखें कि एरिया ए जो इसके अंदर पाई मौजूद है और यहाँ पे सी के अंदर भी पाई मौजूद है, लेकिन पाई जो है वो एज अ कांस्टेंट डील किया जाता है। पाई की एक फ़िक्स वैल्यू है, जैसे 22/7 ये आप लोगों को पता होगा। तो पाई एज अ कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पास वेरिएबल है यहाँ पे वो क्या है, रेडियस है। तो मैंने देखा कि एरिया ए जो है यहाँ पे इसके अंदर पाई आर स्क्वायर आर है और सी के अंदर 2 पाई आर है, यानी दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है और वेरिएबल भी है वो क्या है आपके पास, रेडियस। हम ऐसा करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में से रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो 2 पाई है मुझे आर की वैल्यू चाहिए, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे आप लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, तो C/2 पाई इज़ इक्वल टू आर। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो आर की वैल्यू आई है इसको मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे a इज़ इक्वल टू पाई, इक्वेशन नंबर 1 में था a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई को एज इट इज़ रहने दिया और r की जगह पे C/2 पाई ये मैंने पुट किया। इसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर को भी उसी तरह से रहने दिया, पाई को लिखा। C/2 पाई है, मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, c का स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और सिमिलरली पाई का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, पाई स्क्वायर होगा। मैंने ये किया कि ये जो स्क्वायर है और ये जो पाई है इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, और इस तरह से आपके पास जो बाकी टर्म बचेगी वो होगी C²/4 पाई। तो एरिया जो आपके पास मौजूद है, जो आंसर है वो क्या है, एरिया इज़ इक्वल टू C²/4 पाई। अब आप देखें कि जो सर्कमफेरेंस है ये ए के अंदर मौजूद है, और आप अपनी आसानी के लिए आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस C। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, हमने शो करना है द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया A ऑफ इट्स साइड्स। वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब, यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं किसका, क्यूब का। स्क्वायर और वॉल्यूम में कोई खास फ़र्क नहीं है, कोई खास फ़र्क से मुराद शेप में कोई फ़र्क नहीं है। जो स्क्वायर है उसी स्क्वायर को हम क्यूब कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस इतना है, जब हम स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर में हम 2 साइड्स को कंसीडर करते हैं, 2 साइड्स को हम यूज़ करते हैं, लेंथ और विड्थ को। लेकिन जब हम क्यूब की बात करते हैं तो वहाँ पे हम 3 साइड्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक। उसमें हमारे पास लेंथ आएगी, विड्थ आएगी, उसके साथ साथ क्या होगी, हाइट आएगी। एनीवे हमने शो ये करना है कि वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। उसके लिए हमने क्या लिखा कि v इज़ इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके इक्वल है, लेंथ विड्थ हाइट। और हमें ये पता है कि जो क्यूब होता है उसकी लेंथ हाइट विड्थ ये सेम होती हैं, इसलिए मैंने तीनों की जगह पे क्या लिखा, x लिख दिया। और तीनों का मैंने प्रोडक्ट लिया तो वो बराबर आ जाएगा x क्यूब के। इस तरह से v इज़ इक्वल टू x क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम ऐसा करते हैं कि यही जो क्यूबिकल शेप है इसका हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। और जब एरिया लेना है तो एरिया के लिए हमने 2 टर्म्स यूज़ करनी है जो कि लेंथ और उसकी विड्थ होंगी। एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ,
अगेन लेंथ और विड्थ किसी भी स्क्वायर की सेम होती है, तो एक्स डॉट एक्स एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा आपसे कि जब हमने किसी एक टर्म को किसी दूसरी टर्म का फंक्शन शो करना है तो हमने चेक ये करना होता है कि दोनों के अंदर कॉमन वेरिएबल जो है वो कौन सा है। वॉल्यूम के अंदर देखिए वेरिएबल आ रहा है एक्स, और इसी तरह से एरिया के अंदर भी जो वेरिएबल आ रहा है एक्स विच इज़ इक्वल टू लेंथ। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करूँगी एरिया में से और उसको मैं पुट कर दूँगी वॉल्यूम के अंदर। ठीक, एरिया में से फाइंड करके वॉल्यूम के अंदर पुट करना है, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ ए। लेकिन अगर मेरे पास ये होता कि एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो मैं क्या करती कि वॉल्यूम में से एक्स की वैल्यू निकालती और उसको मैं पुट कर देती एरिया के अंदर। ठीक, अब जो मेरे पास क्वेश्चन है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। उसमें मेरे पास क्या है, ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं ऐसा करती हूँ दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ए इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो आपके पास बाकी आएगा वो क्या होगा, एक्स होगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब ऐसा करते हैं कि ये जो एक्स की वैल्यू आई है इस वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एक्स की जगह पे आपने स्क्वायर रूट ए लिखा और ये जो इसकी पावर 3 थी इसको एज इट इज़ आपने लिख दिया, क्योंकि ए का स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट हमें पता है कि 1/2 के इक्वल है। तो वो जो पावर 1/2 है और यहाँ पे पावर 3 है तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर 3/2 आ जाएंगी। इस तरह से जो आपके पास वॉल्यूम का आंसर आएगा, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एरिया की पावर 3/2। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन है जो जिसमें हमें ये बताया गया है कि वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। स्टूडेंट्स, आप लोग जब तक साथ साथ नोट ही ना करेंगे, ठीक है, उतनी देर तक आप इसे अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर सकते। क्योंकि अब ये बोर्ड पे तो हो नहीं रहा कि क्लासरूम में साथ में सुन लिया, साथ में जो है ना इसको नोट कर लिया। तो आप इस तरह से करें, वीडियो को बार बार पॉज करें और फिर नोट करते जाएं साथ साथ। फिर जितना पोर्शन आप नोट करेंगे उसके बाद आप वीडियो को आगे जो है ना वो करते चले जाएं। एनीवे, जो मर्ज़ी मेथड यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं स्किप कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक्चुअली क्वेश्चन है डोमेन और रेंज का ना। हम लोगों ने अभी तक जो हेडिंग पढ़ी थी, जो डेफिनेशन पढ़ी थी, वो हमारी फंक्शन थी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि पहले एक टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर लें, उसके बाद जो है ना बंदा डबल माइंडेड नहीं होता। उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास डोमेन और रेंज, हम उसे करेंगे, फिर इवन और फंक्शन होंगे, देन फिर हम लिमिट्स की तरफ चले जाएंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास गिवन दैट एफ ऑफ एक्स। जहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स आ जाए इसे आपने ये समझ लेना है कि इसका मतलब ये है फंक्शन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। स्टेटमेंट चल रही है। स्टेटमेंट में कहता है कि इफ़ एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब की बार हमें ये नहीं कहा गया कि एफ ऑफ 2 फाइंड करें, ना ही इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि एफ ऑफ -1 फाइंड करें, ना ही ये कहा गया कि फंक्शन ऑफ -3 फाइंड करें और ना ही फंक्शन ऑफ 0 फाइंड करना है, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था। बल्कि स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की थोड़ी सी चेंज है। अब की बार उसने ये किया कि एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में उसने जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे 2 पुट कर दिए। जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे आप उसने 2 पुट किया। 2 पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्या है, -3, वो आपको दे दिया। और इसी तरह से उसने ये किया कि एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की जगह पे -1 पुट किया और जवाब में क्या आंसर आया आपके पास, 0, और उसने आपको आंसर दे दिया। लेकिन ये जो ए और बी, ये दो ऐसे कांस्टेंट थे जिसको उसने मिस कर दिया, ठीक है, और हमें यही दोनों कांस्टेंट जो हैं वो फाइंड करने हैं। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको हम यूज़ करते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास फर्स्ट थिंग जो हम यूज़ करेंगे वो क्या है, एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे एक्स की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 2, और एफ ऑफ एक्स जो इसका रिजल्ट आएगा वो उसने दे दिया है -3, तो हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, -3 इन इक्वेशन नंबर 1। एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैंने -3 पुट किया, बाकी जो टर्म्स थी उसको एज इट इज़ रहने दिया। चेंज ये किया कि जहाँ जहाँ पे एक्स आता गया ना उसकी जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया।
एक्स का क्यूब था उसे मैंने लिख दिया 2 का क्यूब माइनस ए एज इट इज़, फिर एक्स स्क्वायर था उसकी जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस बी एज इट इज़, फिर नेक्स्ट एक्स था उसकी जगह पे 2 लिखा प्लस 1 लिख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का क्यूब इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, 4 इंटू ए 4a, 2 इंटू बी 2b प्लस 1 माइनस 3, 8 कांस्टेंट है 1 कांस्टेंट है, इन दोनों को हम इस तरह से करते हैं, लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, माइनस 3 प्लस 8 था लेफ्ट पे आके माइनस 8 प्लस का 1 था लेफ्ट पे आके माइनस 1 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस 4a को एज इट इज़ रहने दें, प्लस का 2b है इसको भी एज इट इज़ रहने दें। ये आपके पास आ गया माइनस 12 इज़ इक्वल टू माइनस 4a प्लस 2b। अगर आप चेक करें ना तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट प्लस 2 पे भी डिवाइड होती है, माइनस 2 पे भी डिवाइड होती है। जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना उसमें मोस्टली कोशिश ये की जाती है कि जो फर्स्ट फंक्शन है ना या जो फर्स्ट टर्म है उसको पॉजिटिव ले लिया जाए, तो इससे क्वेश्चन ज़रा इजी हो जाता है। और अगर ना भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे प्लस 2 पे डिवाइड करें या माइनस 2 पे डिवाइड करें, किसी एक टर्म पे आपने इसको डिवाइड करना है। मुझे लगा कि अगर मैं इसे माइनस 2 पे डिवाइड करूँगी ना तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को माइनस 2 पे डिवाइड किया। माइनस 12 ओवर माइनस 2 6, माइनस 4 ओवर माइनस 2 प्लस 2a, प्लस 2 ओवर माइनस 2 माइनस 1 इंटू बी, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा था वो क्या था, एफ ऑफ माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। मैंने ये किया इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पे x था उसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया माइनस 1, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया। पुट एफ ऑफ माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, एज एफ ऑफ माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, पुट एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1 एंड एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। एफ ऑफ एक्स की जगह पे 0 आ गया, बाकी फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स मौजूद था उसकी जगह पे मैंने माइनस 1 लिख दिया। सिंप्लीफाई किया, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए, बी इंटू माइनस 1 माइनस बी प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस ए माइनस बी। अगेन मैंने पहले भी कहा कि कोशिश ये की जाती है कि जो पहली टर्म है वो आपके पास पॉजिटिव आए। उसके लिए मैंने ये किया कि इस फंक्शन में से, इस रकम में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और यू कैन से इसे माइनस पे आपने डिवाइड कर दिया। 0 इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि आपके पास ए और बी आ जाए। सॉल्व करने के आपने कई मेथड पढ़े हैं, किसी एक वैल्यू की, किसी एक जो है ना टर्म उसकी वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट कर दें, ये मेथड भी ठीक है। इसके अलावा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग दी कि ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, वी हैव इक्वेशन 2 और 3 को। जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड किया ना तो लेफ़्ट साइड पे 6 और 0 था, दोनों ऐड होके 6 आ जाएंगे, और राइट साइड पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 6 प्लस 0 6, 2a प्लस ए 3a माइनस बी प्लस बी कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ 3a। ऐसा करें, ये जो 3 है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। दोनों साइड्स को आपने 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू 2। ये जो a का आंसर आया है इसको आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 3 में, अप टू योर चॉइस। तो 0 इज़ इक्वल टू a की जगह पे 2 लिखा और b को एज इट इज़ रहने दिया। अब आपके पास क्या आया, 0 इज़ इक्वल टू 2 प्लस b। ये जो प्लस का b है या प्लस का 2 है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाओ तो b इज़ इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2। अब आपके पास a प्लस 2 और b माइनस 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। बुक ना होने की वजह से ना मुझे पूरे का पूरा क्वेश्चन राइट करना पड़ रहा है। एनीवे, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। स्टेटमेंट को आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से फंक्शन उसने क्रिएट करके दे दिए, तो हमने इसके की पॉइंट्स जो है इसको यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे वो कहते हैं, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड्स। अब उसने हाइट को h का नाम दे दिया, जो टाइम था उसको उसने नाम दे दिया x। टाइम के लिए जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो x है। आफ्टर x सेकेंड्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, यहाँ पे देखिए हाइट का और टाइम का उसने रिलेशन बना दिया। h ऑफ x यानी हाइट इज़ अ फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। वो कहते हैं, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। अब स्टोन जो है वो 60 मीटर की हाइट से नीचे आ रहा है। ठीक, वो नीचे गिरते हुए वो पूछ रहा है कि जब वो नीचे गिरा और अभी सिर्फ 1 सेकेंड गुजरे,
तो उस वक़्त स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास रिलेशन दिया गया है एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे x मौजूद है हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। तो h जो है h ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 और फिर x का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर है, 40 माइनस 10 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30। क्वेश्चन के स्टार्ट में ये कहा गया है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। तो अब ये आंसर क्योंकि हाइट का है तो इसलिए ये जो 30 आंसर है ये किस चीज़ का है, ये हाइट का है और ये है किस में, हाइट मीटर्स में। ये जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, अच्छा एक मिनट, नेक्स्ट पार्ट की तरफ तो बाद में जाते हैं। ये ए पार्ट था जब मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मैंने इसे सॉल्व किया। स्टूडेंट्स आप लोग इसी सेम क्वेश्चन में x की जगह पे आप 1.5 लिख के इसे सॉल्व करेंगे। फिर इसी सेम स्टेटमेंट में आपने x की जगह पे क्या लिखना है, 1.7 सेकेंड्स। और इस तरह से आपने बताना है कि जब स्टोन 1.5 सेकेंड गुजरने के बाद स्टोन कितने डिस्टेंस पे है या कितनी हाइट पे है, और इसी तरह से आफ्टर 1.7 सेकेंड्स स्टोन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इसी के क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट ये है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। पहले तो क्वेश्चन को सोचते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन है क्या। आपको पता है आपसे ना जब भी कोई चीज़ पूछी जाती है, आपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, आपसे पूछा जाएगा कि आप स्कूल कब जाते हैं या आप कॉलेज कब जा रहे हैं। ये जो कब है ना, व्हेन, इसका मतलब ये होता है कि आप टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि स्टोन जो है वो ज़मीन से कब टकराएगा, और जो कब है वो यूज़ होता है टाइम के लिए। यानी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ये जा रहा है कि कितने सेकंड्स के बाद या कितने मिनट्स के बाद ये जो स्टोन है ये ज़मीन से टकराएगा। अब एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, वो हमसे टाइम पूछ रहा है, जबकि इसके जो फर्स्ट पार्ट में उसने टाइम खुद से दे दिया और हमें ये कहा कि हमने फाइंड करना है कि हाइट कितनी है। और इसके सेकंड पार्ट में उसने ये कहा कि स्टोन ज़मीन से कब टकराएगा, मतलब वो पूछ रहे हैं हमसे कि टाइम क्या होगा जब स्टोन जो है वो ज़मीन से टकराएगा, तो कितने टाइम में 60 मीटर की हाइट से स्टोन ज़मीन पे आ जाते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब स्टोन ज़मीन से टकरा जाता है तो उस वक़्त स्टोन का और ज़मीन का डिस्टेंस कितना होता है। मतलब देखें, जैसे हमने कहा कि जब आपके पास 1 सेकंड गुजरा तो आपके पास हाइट जो है वो कितनी थी, 30 थी। जब 1.5 सेकंड गुजरेगा तो आई थिंक हाइट जो है वो 20 हो जाएगी। सिमिलरली जब 1.7 सेकंड गुजरेगा तो मे बी हाइट 9, 10 या कुछ 14 के लगभग होगी। लेकिन अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जब स्टोन ज़मीन से टकराता है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब स्टोन ज़मीन से टकराता है तो स्टोन और ज़मीन के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। डेफिनेटली जब वो ज़मीन से टकरा जाएगा ना, उस टाइम पे उसका और ज़मीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो होगा, यानी हाइट उस टाइम पे क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि स्टोन लाइक दिस मार्कर। और अब कंसीडर करें कि ये जो पेज है ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर ये स्टोन आता जा रहा है यूँ, और ये इसके ऊपर गिर गया। अब ये जो स्टोन है इसका इस पेज से मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है कितना है, तो डिस्टेंस तो ज़ीरो है क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है। तो अब ये चीज़ अंडरस्टूड हो गई कि जब भी स्टोन जो है वो ज़मीन से टकराएगा तो ऐसी सूरत में जो हाइट होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। द हाइट विल बी इक्वल टू ज़ीरो व्हेन स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड, द हाइट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो वी हैव। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन नंबर 1 है, एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे एच ऑफ एक्स है उसकी जगह पे मैं क्या करूँगी, ज़ीरो पुट कर दूँगी, क्योंकि एच ऑफ एक्स एक ही जगह पे है तो एच ऑफ एक्स की जगह पे मैंने ज़ीरो लिखा। 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दिया। माइनस का 10 एक्स स्क्वायर है, इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो ये 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या फिर जो हमारी प्योर कैलकुलस है उसमें हम ये कहते हैं कि जी दोनों साइडों पे 10 एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया। 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 40, और 10 इसके बाद आप ये करें कि दोनों साइड्स को आप 10 पे डिवाइड कर दें। जब आपने इसको डिवाइड किया ना तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40/10। 40 और 10 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लें,
तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर एक्स आ जाएगा, जबकि स्क्वायर रूट 4 का जो आंसर है वो क्या है, +-2। लेकिन हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे, x = +2 +2। रीज़न क्या है, आंसर तो हमारे पास 2 आ रहे हैं, प्लस का 2 भी आ रहा है, माइनस का 2 भी आ रहा है, वर्स दोनों की इक्वल है। जितना प्रीशियस हमारे पास +2 है उतना ही प्रीशियस हमारे पास -2 है। तो क्वेश्चन ये है कि हम आंसर में सिर्फ प्लस का 2 ही क्यों लिख रहे हैं। तो इसका आंसर ये बनता है कि हम क्वेश्चन में +2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइम की। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता। टाइम नेगेटिव होने का मतलब पता है क्या है, जैसे आपने वक्त को पकड़ा और आप पास्ट में चले गए, ठीक है, आप अपने माजी में चले गए किसी टाइम मशीन से, मतलब टाइम रिवर्स होने लग गया ना। तो ये आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि टाइम रिवर्स हो रहा है, टाइम चलता जाता है, इसलिए टाइम क्या है, वो पॉजिटिव है, वो रिवर्स नहीं होता। रिवर्स ना होने की वजह से हम उसकी जो नेगेटिव क्वांटिटी है ना उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा टाइम के लिए हम पॉजिटिव क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारे लिए आई थिंक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनफ है, ठीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम बाकी की अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसमें हम कुछ और फंक्शंस की टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और इसके अलावा छोटी मोटी 2-3 शेप्स हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, उनके हम शेप्स को देखेंगे कि वो शेप्स क्या हैं, और अगर वो शेप्स हैं तो उनकी इक्वेशंस क्या हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, ऐसे हम पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की हम जो है शेप उसको डिस्कस करेंगे और उसकी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। देन हम इवन और ऑड फंक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट ऑफ एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सफिशेंट है। अल्लाह हाफिज़।